शुरू करें पुनीत जी? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही है। ठीक है, तो आज भी हम लोग जो मल्टीवेरिएट एनालिसिस है उसी को कंटिन्यू करेंगे। रीजन भी थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, तो उसी का ब्रीफ करेंगे और आगे का कंटिन्यू करेंगे उसी में हम लोग। हम्म। तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस अभी तक हम कर रहे थे और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो कुछ भी हमने अभी तक समझा है थोड़ा सा उसको ब्रीफ करेंगे हम लोग एंड देन कंटिन्यू करते हैं आगे का। तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक used to analyze data sets that involves multiple variables. तो important thing is like जिसको हम बोलते हैं multiple variables. In essence, it examines the relationship between two or more variables simultaneously. यानी दो और या दो से variables को simultaneously जो है वो हम इसको प्रोसेस करते हैं, समझते हैं टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स, एसोसिएशंस एंड डिपेंडेंसीज अमंग देम, कि उनका पैटर्न क्या है, उनके बीच में एसोसिएशंस क्या है, डिपेंडेंसीज एक दूसरे के ऊपर कैसे हैं। एंड दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन डीलिंग विद डेटा दैट इनकम्पासेस रेंज ऑफ वेरिएबल, जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। ऑलरेडी हमने ये बात डिस्कस भी की हुई है। मेकिंग इट डिफिकल्ट टू गेन इनसाइट थ्रू यूनिवेरिएट्स, यानी सिंगल वेरिएबल एनालिसिस जो होती है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हम करते हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ एक वेरिएबल का कर पाते हैं। मल्टीवेरिएट में हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स को करते हैं। तो ये बार बार मैं इसलिए समराइज कर रहा हूँ। नाउ आई एम प्रिपेयरिंग नोट्स दैट आई विल प्रोवाइड यू आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सो दैट आई कैन मेक इट मोर इजी फॉर यू पीपल, कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आता है तो आप लिख सकें। क्वेश्चंस जो स्टेटिस्टिकल क्वेश्चंस होते हैं या वो तो कम ही आते हैं मल्टीवेरिएट पे, लेकिन एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पे टाइम ले रहा हूँ और बार बार आपको बता रहा हूँ। नोट्स कुछ प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं, वो मैं आपको ये यूनिट खत्म होने पे भेजूंगा। तो अब मल्टीवेरिएट को समराइज करते हुए हम समझ रहे हैं कि कॉन्सेप्ट्स इसके क्या हैं जो अभी तक हमने किए। तो अगर हम इसको हम देखेंगे तो मल्टी वेरिएट डेटा सेट्स कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स। नंबर वन याद रखना आप लोग, ठीक। These variables can be continuous such as height and weight, temperature, और categorical such as gender, color and types। ये मैंने आपको तनिका आपको भी समझा दिया था, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो, इंटरवल, स्केल्स क्या होते हैं, है ना। तो वो आपको मैंने समझाया था। तो सेम चीज यहाँ पे है। तो सच एज हाइट एंड कैटेगोरिकल, तो दीज वेरिएबल कैन बी कंटिन्यूअस और कैटेगोरिकल। ठीक है, ये समझ में आ गया था कनिका आपको लास्ट क्लास में? यस सर। है ना। तो ठीक। एंड देन आपका आता है अब गोल्स ऑफ मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्या होते हैं। मल्टीवेरिएट एनालिसिस का गोल क्या होता है? सबसे पहली चीज एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करना, डिस्कवर पैटर्न, रिलेशनशिप एंड ट्रेंड्स इन द डेटा, कि डेटा के में एक रिलेशनशिप क्या है, उनका पैटर्न क्या है, ट्रेंड कैसा है, वो जानते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस से। कि क्योंकि तभी हमें पता लगेगा जो हम रिसर्च कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन, अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स क्या है वो जानते हैं, जानना हमारा गोल होता है इन मल्टीवेरिएट एनालिसिस। प्रेडिक्शन, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि यूज द इंफॉर्मेशन
from one set of variables to predict the value of another set. ये एक डेटा हमें पता है और दूसरे डेटा को हमें क्या कहते हैं, कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो जानने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। देन आता है कॉमन मल्टीवेरिएट टेक्निक्स कौन कौन सी यूज होती हैं, ब्रीफली हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम। तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यानी मैनोवा एक्सटेंड द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टू द मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो यहाँ पे मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो मल्टीवेरिएट इज एक्सटेंशन ऑफ एनोवा, जो हमने पहले की क्लासेस में किया है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। जिसने नहीं अटेंड किया है गर्व तनिका, यू कैन watch videos. So multivariate analysis of variance extend the analysis of variance to multiple dependent variables. कैसे multiple dependent variables वहां पे होते हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ एनालिसिस, एक तो ये हो गया मल्टीवेरिएट एनालिसिस, है ना, ये एक टेक्निक होगी। दूसरी टेक्निक क्या होगी, प्रिंसिपल कंपोनेंट, जिसको हम पीसीए कहते हैं फॉर्म में। तो रिड्यूसेस द डायमेंशनलिटी ऑफ द डेटा बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू set of orthogonal variables called principal components। यानी कई सारे डेटा को उनको सेट्स में डिवाइड कर देता है वेरिएबल्स को, ये इस कैटेगरी का है, ये इसका है, वो चीज। तो रिड्यूसेस द डायमेंशनलिटी, कि जितने भी डायमेंशंस ऑफ द डेटा बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अ सेट ऑफ ऑर्थोगोनल वेरिएबल्स कॉल्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। तो उनमें डिवाइड कर देना, ये काम होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का। इसको डिटेल में भी हम देखेंगे। थर्ड थिंग जो मैंने बात की वो दैट इज फैक्टर एनालिसिस। ये क्या करता है, एग्जामिन द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर दैट इन्फ्लुएंसेस ऑब्जर्व्ड वेरिएबल। तो फैक्टर एनालिसिस क्या कहते हैं, जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है यानी लेटेंट फैक्टर्स हैं that influences observed value, whatever you are observing in your research, how they are in how they influence each other, that is what the purpose of factor analysis. Then cluster analysis, groups similar observation together based on the similarity and distance matrix। की cluster analysis की ग्रुप करता है, किनको ग्रुप कर देता है, सिमिलर ऑब्जर्वेशन को, जो एक जैसे ऑब्जर्वेशन हैं, यानी जो एक जैसे रिजल्ट्स आपको मिले हैं। ऑब्जर्वेशन मींस जो डेटा आपको मिला है एक्चुअली, नॉट ए रिजल्ट। तो उनको एक ग्रुप्स में डिवाइड करता है। तो सिमिलर चीजों को एक ग्रुप्स में डिवाइड करना है, क्लस्टर्स उन्हीं को बोलते हैं, क्लस्टर्स में डिवाइड कर देता है। एंड बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी और द डिस्टेंस मैट्रिक्स, कि एक दूसरे से डिफरेंस कितने हैं और या एक जैसे इनमें सिमिलरिटी क्या है उनको देखकर। Then canonical correlation analysis (CCA) studies the relationship between two sets of variable, यानी sets of variable, there are number of variables dependent and independent, you can say, or two other sets, there is nothing like dependent or independent। तो वो ग्रुप ऑफ जो डेटा है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको ढूंढने के लिए कैनोनिकल कोरिलेशन एनालिसिस हम करते हैं। देन आता है डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, दैट डिटरमाइंस व्हिच वेरिएबल डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स। दो के बीच में, जो दो या दो से ज्यादा जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकते हैं, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दैट इज द वर्क ऑफ डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। देन आता है रिग्रेशन एनालिसिस, एनालाइजेस द रिलेशनशिप बिटवीन वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स को एनालाइज करता है उनके रिलेशनशिप्स को, उसको हम रिग्रेशन एनालिसिस बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल रिग्रेशन आप कह सकते हो, हम निकालते हैं। और वैसे लीनियर रिलेशनशिप होता है जब दो वेरिएबल्स के बीच में हम बात करते हैं, वो पीछे की क्लासेस में हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। अब दूसरा की कॉन्सेप्ट, तो ये टाइप्स थे कुछ, है ना, इसमें और भी कुछ चीजें हैं वो जो आपके सिलेबस में वो भी हम इंक्लूड करेंगे। एंड देन और क्या की कॉन्सेप्ट है अगर इसके अंदर हम देखें तो डेटा विजुअलाइजेशन। तो ये डिफरेंट टाइप्स हो गए। नाउ वी आर कमिंग टू डेटा विजुअलाइजेशन। सो विजुअलाइजेशन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन मल्टीवेरिएट एनालिसिस। द टेक्निक्स लाइक स्कैटर प्लॉट, heat maps, by plots can help represent complex relationship
ग्राफिकली कि रिलेशनशिप को, जैसे पिछली बार हमने बोला था कि ये जैसे ये लीनियर रिलेशनशिप है, ये हमें पता लगता है बाय ये डायग्राम, ये बार डायग्राम्स हम बना लेते हैं। तो इस तरह के चीजों को भी हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट आवर डेटा, सो दैट इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड ग्राफिकली। तो डेटा विजुअलाइजेशन भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे बाकी जगहों पे हम करते हैं। एजम्पशंस क्या है इसके पीछे? दिस इज टोटली, आई एम फोकसिंग ऑन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है मल्टीवेरिएट एनालिसिस पे, सो दैट यू कैन राइट, तो वो थोड़ा सा कराया है मैंने, बट नाउ आई एम more focusing on step by step things, so that in examination you can write. Like any statistical analysis, multivariate techniques have underlying assumptions that need to be met for valid results. अब assumptions क्या होते हैं? जैसे पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक में थे कि पैरामीट्रिक में क्या है, वो जो आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, उसको डेटा आपको फॉलो करता हुआ होना चाहिए, आपका पॉपुलेशन और सैंपल, देन ओनली यू कैन अप्लाई दोस टेस्ट। सो सिमिलरली यहाँ भी है, यहाँ भी assumptions होते हैं। Violations of these assumptions can lead to erroneous conclusion. अगर violations हम करते हैं उन results के, तो वो हमारे लिए हमारे results को affect कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको तुम जैसे मेनली जो सबसे ज्यादा यूज होता है SPSS एंड SAS। पहले भी हमने इसके बारे में थोड़ा सा बात की है। एंड देयर आर अदर क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर ऑल्सो। तो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू भी एनालिसिस करते हैं। And then interpreting the result of multivariate analysis can be complex and requires a good understanding of both the statistical techniques and the subject matter of being studied. यही चीज बार बार मैं जो दोहराता हूँ, आप लोगों से बोलता हूँ, ये बोलता हूँ कि अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करके कोई भी स्टैटिस्टिक्स यूज कर लो, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी आपको जब तक आपको क्लियर नहीं। तो स्टैटिस्टिकल जो मेथड्स हैं वो तो आपको पता होने चाहिए, लेकिन उनका वो कैसे, आपका जो कंस्ट्रक्ट है, आपके जो क्या कहते हैं, बोलेंगे जो आपका जो टॉपिक है जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं, या तो वो उन सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग ही प्रॉपर थी। तो सब्जेक्ट प्लस स्टैटिस्टिकल टेक्निक दोनों चीजों की आपको बेटर जानकारी होगी, तभी आप इसको कर पाएंगे। देन इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है? मल्टीवेरिएट एनालिसिस इज यूज इन वेरियस फील्ड सच एज फाइनेंस, biology, marketing, social sciences, and many others. It can help business make data-driven decisions, researcher to identify patterns in large data sets, and more. So, statistics, as I told you earlier also, कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो कहीं भी यूज की जा सकती है, जितने भी सब्जेक्ट हैं हर जगह की जा सकती है। क्या यूज होती ही है? अगर आपको रिसर्च करना है तो यू हैव टू यूज द स्टैटिस्टिक्स, दिस काइंड ऑफ जो मेथड्स हैं वो आपको यूज करने पड़ते हैं। तो एप्लीकेशन है इसका बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, जितनी भी सोशल साइंसेज हैं एक्चुअली, उन सारी जगहों पे यूज होता है। जहाँ जहाँ पे हम लोग रिसर्च करते हैं तो वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। So in summary, multivariate analysis is a powerful tool for gaining insight from complex data sets and multiple variables. It allows researchers and analysts to explore relationships, make predictions, and draw meaningful conclusions from a intricate data structure. So I think इन 2 या 3 क्लासेस जो मैंने अभी तक ली हैं, कम से कम इतना तो क्लियर हो गया होगा कि मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्या होता है। क्लियर है ये बात? इतना क्लियर है? यस सर। है ना? और टाइप्स कौन कौन से होते हैं ये याद रखना आपके लिए जरूरी है। क्या क्या टाइप्स होते हैं जो मैंने बताया? नंबर 1 मल्टीवेरिएट एनालिसिस, PCA। नंबर 2 यानी कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ये याद रखना जरूरी है, इसलिए फैक्टर एनालिसिस। नंबर 3 एंड देन क्लस्टर एनालिसिस। नंबर 4 कैनोनिकल, दैट इज 5, and then आपका डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, दैट इज 6, रिग्रेशन एनालिसिस, दैट इज 7। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो ये आपको लिखने पड़ेंगे टाइप्स, और बाकी जो assumptions और वो सब जो आप लिख रहे हैं वो तो लिख ही रहे हैं, है ना?
अच्छा, एक चीज और देखते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस में, जो आपका सिलेबस है वो क्या कहता है। ये आपका सिलेबस है। हम्म तो मल्टीवेरिएट में आपका जो इंट्रोडक्शन, मल्टीपल रिग्रेशन, ये रिग्रेशन में आ जाएगा जो मैंने बताया। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये भी रिग्रेशन के पार्ट है। फैक्टर एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस, डिस्क्रिमिनेंट एंड फंक्शन एनालिसिस, पाथ एनालिसिस, ये भी है ना, वो भी हम बात करेंगे। मैनोवा, है ना, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, कैनोनिकल कोरिलेशन एंड मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग। तो ये मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग, पाथ एनालिसिस, ये भी मैं इंक्लूड कर दूंगा और इसको हम जब करेंगे, ठीक। तो हम्म, तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं। सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद रखें, ये आपको हेल्प करेगा। तो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं मल्टीपल रिग्रेशन पे। ध्यान रहे, आपका सारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपने वो समझ लिया तो बाकी चीजें इजी हो जाएंगी। कैलकुलेशन, सॉफ्टवेयर, दे आर सेकेंडरी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट क्या है ये। तो मल्टीपल रिग्रेशन, मल्टीपल का मतलब हो गया कई सारे वेरिएबल्स हैं। तो मल्टी रिग्रेशन का मतलब मैंने बताया हुआ है कि कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वेरिएबल्स। मल्टीपल रिग्रेशन इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक used for analyzing the relationship between a dependent variable and two or more independent variable, also called predictor variable or features। तो क्या है, between a dependent variable and two or more independent variable। तो दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप्स को बताता है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम प्रिडिक्टर वेरिएबल भी बोलते हैं। कि जो हम एग्जांपल बार बार लेते हैं कि आईक्यू है, आईक्यू का एकेडमिक अचीवमेंट पे क्या फर्क पड़ता है। तो अगर हम इसको घटाते हैं या बढ़ाते हैं आईक्यू को, तो एकेडमिक अचीवमेंट पे क्या चेंजेस आएंगे। यानी आईक्यू को अगर मुझे ये पता लग जाए तो आईक्यू के चेंज से हम एकेडमिक अचीवमेंट के चेंज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको प्रिडिक्टर वेरिएबल या फीचर बोलते हैं। क्योंकि अगर आईक्यू में चेंज करें, हमें पता चल गया जिसका आईक्यू अगर 100 है तो उसका स्कोर 80 होगा, जिसका आईक्यू 80 है तो उसका स्कोर 60 होगा। तो इसी तरह से अगर, तो अब ये दो चीजें मुझे पता है। थर्ड अगर मुझे पता करना है कि जिसका 60 होगा तो उसका स्कोर 40 होगा, I, I can predict that thing. So that is what multiple regression is। कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर आपकी वैल्यू आपको पता है तो डिपेंडेंट के बारे में आप बता सकते हैं। तो डिपेंडेंट इज ए प्रिडिक्टर वेरिएबल, इसीलिए इसको हम बोलते हैं। It extends the concepts of simple linear regression, which models the relationship between single independent variable and dependent variable to multiple dimensions. So it extend the concept of simpler linear regression। जो मैंने बताया था linear regression, जो हमने पहले पढ़ा था, जो correlation कर रहे थे पैरामीट्रिक में, पैरामीट्रिक एंड अनपैरामीट्रिक में। तो linear regression का मतलब ये होता है जो मैंने आपको बताया था कि एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, तो एक लाइन बन जाती है। ठीक है, कि एक्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इधर ये आपका वाई भी इंक्रीज हो रहा है। तो दैट इज ए लीनियर कोरिलेशन। लेकिन ये क्या करता है, ये उसके बियॉन्ड हो जाता है। तो एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपलर लीनियर कोरिलेशन which models the relationship between single variable and single independent and dependent variable to multiple dimensions। नाउ ये जो करता है, ये मल्टीपल डायमेंशंस के रिलेशनशिप को हमें बताता है, नॉट ओनली लीनियर कोरिलेशन को। तो हियर द की कॉन्सेप्ट दैट एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन मल्टीपल। अब इसमें कौन कौन से आपके स्टेप्स होते हैं, दैट वी विल लुक इनटू। समझ में आया मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है? घर, पुनीत, तनिका, अमित, Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक।
हाँ, मैं इसलिए टाइम इस पे ले रहा हूँ समझाने का, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो कभी नहीं क्लियर होता। हम बीए एमए सबसे पढ़ते चले आ रहे हैं, मैं खुद पढ़ता था तो मुझे नहीं समझ में आता था, तो दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग टाइम। तो अब क्या होता है, गर्व आप कुछ कह रहे हैं? No, sir. But sir, I'm just checking कि like sir, अगर गर्मी ज्यादा रहेगी तो बारिश ज्यादा होगी, काइंड ऑफ रिलेशन विद करेक्ट सर, मल्टीपल जो मैं समझा। नहीं, ये लीनियर हो गया। ओके मल्टीपल ये हो गया कि गर्मी ज्यादा रहेगी, है ना, टेम्परेचर जी ज्यादा रहेगा, ह्यूमिड भी ज्यादा रहेगा, और क्या कहते हैं, मानसून का मंथ होगा। तो ये ओके 3-4 वेरिएबल्स हो गए ना, तो इसको हम जी मल्टीपल में रखेंगे। एंड ओनली टेम्परेचर एंड रेन इज द लीनियर, क्योंकि एक एक है। जब हम मल्टीपल की बात करते हैं तो वहां पे कई सारे हैं। ठीक है, यस सर। तो अब बात करते हैं इसमें। एक बताया हुआ है, पता ही है आपको, लेकिन थोड़ा फिर से। तो डिपेंडेंट वेरिएबल, द डिपेंडेंट वेरिएबल y इज द वेरिएबल यू वांट टू प्रेडिक्ट और एक्सप्लेन, इट इज कंटिन्यूअस। प्रेडिक्ट हम किसके बारे में करते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। जैसे इनका एक ऑप्शन इन्होंने बताया कि टेम्परेचर प्लस रेन, तो टेम्परेचर का रेन से रिलेशनशिप है ना। हम मान लेते हैं ये। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर इसमें हम कुछ चेंजेस करें तो रेन हो सकती है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? रेन हो गया। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल यू वांट टू प्रेडिक्ट और एक्सप्लेन। तो हम रेन के बारे में प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, तो दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इट इज ए कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस का बता दिया मैंने, कंटिन्यूअस या किस वेरिएबल्स क्या क्या मतलब होता है। एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीपल रिग्रेशन इन्वॉल्व्स टू और मोर इंडिपेंडेंट। लीनियर में क्या होता है? वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वन डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या है? वन क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल। सपोज 2+ हो सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीपल रिग्रेशन में। तो मल्टीपल रिग्रेशन इन्वॉल्व्स 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे x1 x2 xn जितने भी हैं, that are used to predict the explain variations in the dependent variable. These can be continuous, categorical और mix of both. अब continuous categorical क्या होते हैं बताया हुआ है मैंने, नहीं है तो आपको फिर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिपीट नहीं किया जा सकता है यहाँ पे। तो अब मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जो गर्व ने मुझे बताया कि टेम्परेचर और रेन के बीच में रिलेशनशिप। तो टेम्परेचर और रेन, टेम्परेचर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, रेन हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो रेन होगा। तो ये लीनियर रिलेशनशिप है। लेकिन कि टेम्परेचर के साथ में अगर हम ये एक हाइपोथेटिकल लिया है, जैसे आपने बताया, टेम्परेचर के साथ में अगर हम ये देखें कि जो विंड है उसकी स्पीड, विंड स्पीड, है ना, ह्यूमिडिटी, है ना, ये कैसे रेन को प्रिडिक्ट करते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक है, ये कई सारे हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये सारे मिलके इसको कैसे अफेक्ट करते हैं वो जानना है, तो हमें मल्टीपल रिग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल याद रखना कि मल्टीपल रिग्रेशन में हम क्या करते हैं। ठीक है, मल्टीपल रिग्रेशन मतलब हो गया एक डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड देयर आर मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिनके बेस पे हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, नोट कर लेना या वीडियो देखना, जैसा भी है। अब ये इक्वेशन है, तो इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं, करेंगे, या हो सकता है ना, यूजुअली तो अब हम लोग सारे सॉफ्टवेयर ही यूज करते हैं, तो बस मैं बताने के लिए आपको बता रहा हूं। तो रिग्रेशन इक्वेशन क्या है? रिग्रेशन इक्वेशन, द मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। y is equal to बीटा o, बीटा 1
है ना, टू बीटा टू एक्स टू, है ना, ये एन एन एक्स एन प्लस इसको क्या बोलेंगे, दिस इज समेशन है आई थिंक। तो अब y रिप्रेजेंट द डिपेंडेंट वेरिएबल, y किसको बताता है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल को बता रहा है। x1 x2 ये है xn, ये मैंने बात की थी, ये है आपके रिप्रेजेंट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब bo रिप्रेजेंट द इंटरसेप्ट्स, y when all x variable are zero, the value of y when all x variables are zero, तो इंटरसेप्ट्स यानी कि यहाँ पे दोनों मिलते हैं, तो ये आपका ये हो गया, ये आपका हो गया इंटरसेप्ट, जहाँ पे दोनों के दोनों सारे के सारे वेरिएबल क्या कहते हैं ये x और x2 ये सब जीरो है, तो ये जीरो है तो ये सारा जीरो हो जाएगा, तो दैट इज द ओनली वैल्यू। तो बीटा वन बीटा टू बीटा एन आर द रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट्स हैं जो फिक्स रहते हैं, indicating how much the dependent variable changes for one unit change in each dependent variable। तो अगर एक यूनिट का चेंज हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होता है तो कितना चेंज आपका डिपेंडेंट वेरिएबल में होगा, इस चीज को बीटा वन बीटा टू बताते हैं। ये अगर सपोज इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 2 3 है ना, इनमें इसमें एक पॉइंट का चेंज होता है इंडिपेंडेंट में, तो हमारा कितना चेंज होगा यहाँ पे, तो कांस्टेंट कितना चेंज आएगा, वो वैल्यू सपोज 0.05 है या 0.4 है जो भी है, तो वो वैल्यू ये होती है। अब उसको अगर कितना चेंज आएगा उसी से अगर हम जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितना चेंज इसके अंदर आया। ठीक, तो eta represent the error term accounting the unexplained variability in the dependent variable, जिस ऐसी वेरिएबिलिटी जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं या हमें नहीं पता वो किस वजह से हो रही है, उसकी वैल्यू ये eta के तौर पे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या कहते हैं फॉर्मूला हो जाता है। तो फॉर्मूला आप याद रख लेना, एग्जाम में अगर आता है लिखने को तो आप लिख सकते हो। कैलकुलेशंस तो वो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, यूजुअली क्वेश्चंस पेपर के अंदर नहीं आते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस टी एस डी ये सारी चीजें जरूर आती हैं। नाउ assumptions क्या है इसके पीछे, मल्टीपल रिग्रेशन रिलाइज ऑन सेवरल assumptions इंक्लूडिंग द लीनियरिटी, द रिलेशनशिप इज लीनियर यानी लीनियर है, इंडिपेंडेंस ऑफ द एरर, है ना, एरर्स और नॉट कोरिलेटेड, कि अगर कोई IV1 IV2 का इनकी कुछ एरर्स हैं तो वो इंडिपेंडेंट है, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। होमोसेंडेसिटी कांस्टेंट वेरिएशन ऑफ एरर, अब होता है कि अगर होगा तो कांस्टेंट जो निकालते हैं हम ये मान के चलते हैं कि जो एरर है वो कांस्टेंट है, कि एक 0.04 है तो उतनी ही है, तो वो कांस्टेंट रहती है सभी। एंड नॉर्मलिटी ऑफ रेजिडुअल्स, एरर फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये भी मान के चलते हैं जो एरर्स हो रही हैं डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल अनएक्सप्लेन्ड एरर्स हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती हैं, वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो एरर होगी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी इसको फॉलो करेगी। तो ये इसके एजम्पशंस होते हैं, ये आप जरूर याद कर लेना। Reason being sometime in small questions or somewhere else also, not only you in this examination, तो वहां पे भी आपसे assumptions भी पूछे जा सकते हैं कि मल्टीपल रिग्रेशन के जो assumptions हैं वो क्या है। ठीक है, मॉडल ऑफ फिटिंग अगला कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है। द कोफिशिएंट of beta value or estimated from the data using methods such as ordinary least square मतलब जो सबसे पास का स्क्वायर हम किसी भी वैल्यू का कर लेते हैं, regression which minimizes the sum of the square differences between the observed and predicted value of the dependent variable। मॉडल ऑफ फिटिंग क्या होता है कि जैसे कैसे फिट होते हैं, तो जैसे इसको हम बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन में क्या बोलते हैं, बेस्ट फिट लाइन, क्योंकि जैसे एक वैल्यू ये है एक ये है एक ये है एक ये है, तो ये x की और y की, तो x की y की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है,
x जब हम यहाँ पे पहुंचते हैं x की तो y की ये वैल्यू, और इनको हम मिक्स जोड़ देते हैं तो ये, और इसी तरह से अगर इस लाइन को हम जोड़ दें तो ये बेस्ट फिट लाइन होगी। तो उसी तरह से मॉडल ऑफ फिटिंग क्या कहता है, कोफिशिएंट ऑफ बीटा वैल्यूज में, कि आर एस्टिमेटेड फ्रॉम द डेटा यूजिंग मेथड सच एज ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन व्हिच मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर्ड डिफरेंसेस। सो सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस मतलब जो भी डिफरेंसेस आए हैं उनके स्क्वायर का सम कर लेते हैं हम। द ऑब्जर्व एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, तो जो ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्व यानी कि जो हमने ऑब्जर्व की, जो हमें रिजल्ट हमें हमारे डेटा में मिला, एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या हुई, प्रेडिक्टेड वैल्यू हुई कि जो हमने प्रेडिक्ट किया, जैसे हम कहते हैं नहीं कि प्रेडिक्ट करना है, तो जो हमने प्रेडिक्ट किया तो उनके बीच का जो ऑब्जर्व एंड और प्रेडिक्टेड जो वैल्यू है उनके बीच का जो डिफरेंस है ना, उसका हमने स्क्वायर कर दिया और उसका सम कर लिया। ये वहां पे भी हम करते थे डिफरेंसेस का, मीन से कितना डिफरेंस है, ऑब्जर्व वैल्यू और उसमें क्या डिफरेंस है, ये हमने करके भी देखा था, लेकिन वो क्या कहते हैं रिग्रेशन में ओनली, नॉट मल्टीपल रिग्रेशन। Then coefficient of interpretation. Each beta coefficient represents the the change in the dependent variable for a one unit change in the corresponding independent variable, which is holding all other variable constant. These coefficient indicate the strength and direction of the relationship. अब बीटा कोफिशिएंट हमें क्या बताता है, मैंने बताया कि ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है बीटा कोफिशिएंट रिप्रेजेंट चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, कि डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज होगा पर यूनिट। पर यूनिट मतलब अगर सपोज कि जैसे रेन की बात आई कि अगर टेम्परेचर है ना, अगर टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस है ना, तो रेन होगी 2 सेंटीमीटर मान लिया सपोज, मतलब ऐसे। अगर होगी 40 डिग्री सेंटीग्रेड तो होगा 3 सेंटीमीटर या मिलीमीटर बारिश होगी। तो अब क्या हो गया कि ये इसमें चेंज हो रहा है तो इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है तो इसमें हो रहा है, तो कितना एक यूनिट के लिए कितना चेंजेस हो रहा है। अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो यानी कि एक यूनिट के लिए क्या हो गया, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 सेंटीमीटर बारिश होगी। तो 1 डिग्री 1 उसके लिए 1 यूनिट कितना है वो हमें पता चलता है। तो क्या दिया हुआ है, ईच बीटा कोफिशिएंट रिप्रेजेंट द चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर यू 1 यूनिट है ना। तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड ये आपको हो गया यहाँ पे जैसे, तो 1 यूनिट क्या हमें निकला है कि 1 यूनिट रेन के लिए कितना टेम्परेचर हमें, तो 2 के लिए कितना, 3 के लिए, तो हम उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे 15 डिग्री 15 से। तो अब हमें ये पता, तो यही चीज को तो कांस्टेंट जो कोफिशिएंट है ये हमें पता चल जाता है कि कितना चेंजेस आ रहा है। तो 1 यूनिट चेंज इन द करस्पॉन्डिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज होगा तो कितना डिपेंडेंट में होगा, while holding all other variables, यानी कि अदर जो वेरिएबल्स हैं टेम्परेचर के अलावा, चाहे वो विंड स्पीड है या जो भी है, वो सारी चीजें हम मान के चलते हैं कि कांस्टेंट है ना, उनका कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ रहा है, उनके रिलेशनशिप के ऊपर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यार पुनीत, जी सर। तनिका, ठीक ठीक ठीक। जी तो सर। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हमें पता लगता है। देन नाउ मॉडल ऑफ इवैल्यूएशन, क्या मॉडल है, मॉडल इवैल्यूएशन इवॉल्व्स असेसिंग द क्वालिटी एंड वैलिडिटी ऑफ मल्टीपल रिलेशनशिप। तो कैसे कितनी बेहतर क्वालिटी है, कितना मेथड हमारा ठीक है ना, वैलिड है, उसका क्या कितनी वैलिडिटी है, वो जानने के लिए मॉडल इवैल्यूएशन हम करते हैं। क्या करते हैं, कॉमन मेथड इसको करने के क्या है, आर स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरिएंस एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल। तो आर स्क्वायर मेथड है, उससे हम वैलिडेशन कर सकते हैं। एडजस्टेड आर स्क्वायर यानी उनको एडजस्ट किया, एडजस्टेड आर स्क्वायर फॉर द नंबर ऑफ प्रेडिक्टर, कि भाई जो आर स्क्वायर है, जो कोफिशिएंट है,
कितना हमारा एरर हो सकता है या पॉसिबिलिटी है, तो वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आर स्क्वायर है, दूसरा एडजस्टेड आर स्क्वायर है। रेजिडुअल एनालिसिस examines the distribution and the pattern of residuals to check model assumptions। तो अब जो हमारा जो हम एज्यूम कर रहे हैं कि कितना चेंज होने से क्या होता है, तो उसको करने के ये तीन तरीके हुए, आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर एंड रेजिडुअल एनालिसिस। तीन चीजें हम लोग करते हैं। देन आपका आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। Hypothesis tests can be conducted to determine whether individual coefficients are statistically significant। यानी जो इंडिविजुअल कोफिशिएंट्स आ रहे हैं कि हर एक डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड वो सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है, कि उनका इफेक्ट सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। कैसे करते हैं, बताया कि आप टिपिकल वैल्यू देखते हैं और वहां से करते हैं जब हमारा स्कोर आ जाता है। द नल हाइपोथेसिस स्टेट दैट पर्टिकुलर कोफिशिएंट इज इक्वल और जीरो। नल हाइपोथेसिस एज यूजुअल बोलती है कि भाई इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, न प्लस न माइनस। हाँ, दूसरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलती है कि इनका इफेक्ट पड़ता है। तो एंड कोलिनियरिटी कोलिनियरिटी occurs when independent variable in the model are highly correlated with each other। This can affect the stability and interpretability of the coefficients and should be assessed। तो कोलिनियरिटी क्या है कि जब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हाईली कोरिलेटेड है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में, है ना। एंड तो ये हमें बताता है कि एक साथ इफेक्ट डाल रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कोलिनियरिटी। देन आता है फीचर सिलेक्शन। रिसर्चर में चूज टू ऐड और रिमूव इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस और डोमेन नॉलेज। तो फीचर सिलेक्शन के आप कौन से वेरिएबल को रखना चाहते हैं, किसका इफेक्ट देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, वो आप अपनी मर्जी से हटा सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। कि स्टैटिस्टिकली कि भाई तीन वेरिएबल हैं इंडिपेंडेंट 1 2 3 4, तो 1 को आपने रोक लिया, 2 3 का इफेक्ट देख लिया, 2 को रोक के 4 बाकी का देख लिया, तो दैट काइंड ऑफ थिंग। तो मल्टीपल रिग्रेशन बेसिकली क्या है, मल्टीपल रिग्रेशन इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस टू एनालाइज एंड प्रेडिक्ट द आउटकम बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर। इट इज वैल्यूएबल टूल फॉर अनकवरिंग रिलेशनशिप एंड मेकिंग prediction when there are multiple predictors that can influence the dependent variable। जो आपके dependent variable को affect करते हैं, अगर बहुत सारे variables affect कर रहे हैं तो उसको हम वहां पे हम multiple regression use कर सकते हैं। तो ये थे assumptions, different steps क्या हम करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं इसकी, वो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि यहाँ पे हम कई इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट होता है उसको जानने की कोशिश करते हैं। इसको हम मल्टीपल रिग्रेशन बोलते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक लॉजिस्टिक है, आई थिंक लाइन से ही। तो अभी क्योंकि हम ब्रीफली सारा कुछ कर चुके, लॉजिस्टिक हमने नहीं किया है बिल्कुल भी, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे क्योंकि 7:55 हो गया, 5:55 हो गया, 6 o'clock से नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझे बताओ। नोट्स आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, नोट में प्रिपेयर कर रहा हूँ इसके, ओके क्योंकि मिलते नहीं हैं इजीली और समझ में नहीं आते, तो मैं ऐसे इस तरह के जैसे ये लिखा हुआ है सेम ही थिंग आई विल प्रोवाइड यू, मे बी PPTs और in the form of handouts। ठीक है जी सर, ठीक है सर। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर विल लाइक मीट टुमारो एट द सेम टाइम। नो सर वो ओल्ड वाला जो टॉपिक्स है उनके लिए कुछ क्वेरी रहे तो कैन वी गो फॉर द पर्सनली मैसेज? हाँ, आप पूछ सकते हो, कोई Sure, प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई पुराना है, कुछ क्वेरी है, आप पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, कोई जी क्वेरी सर। आती है तो आप ग्रुप में डाल दो या मेरे को बोल दो, तो मैं क्लास में ले लूंगा उसको, है ना, एडजस्ट कर लूंगा। श्योर श्योर ठीक है, तरीका आप भी कर सकते हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं उनको ले लूंगा
और लेकिन बस शर्त एक ही है, फिर आप लेट ज्वाइन नहीं करोगे, क्योंकि लोग लेट आ रहे हैं 5:15 5:16 पे, आप 5 o'clock आओ और आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो आप, ठीक है? Okay, sir. Thank you. ओके ओके ओके, बाय बाय।